प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 3 को फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का शुरू में वीडियो छूट गया था, वे देख नहीं पाए थे। तो हम लोगों ने पहला पाठ शुरू किया था। हमने इसकी व्याख्या कराई थी। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु एक कविता है। इस कविता में कवि ने हमें वर्षा ऋतु के महत्व के बारे में बताया। वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है, गर्मी के मौसम के बाद आती है, और जब आती है तो सभी पेड़ पौधे, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, उनको गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। तो ये कविता की व्याख्या हमने की है। आज इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसको आपको अपने डबल लाइन नोटबुक में करना है। तो हिंदी की अब कॉपीज़ अवेलेबल हो गई हैं। अब आपको हिंदी की डबल लाइन, उसमें ये पूरी कविता लिखनी है, कवि का नाम लिखना है, और एक वर्षा ऋतु पे कोई भी चित्र बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बुक का कोई डिफ़िकल्ट चित्र बनाया जाए। आप अपने हिसाब से कोई बादलों का चित्र बना दो, काले बादल हो, वर्षा गिर रही है, तो एक चित्र बनाना। और शब्दार्थ, कल मैंने शब्दार्थ नहीं कराए थे। शब्दार्थ को भी नोटबुक में लिखना है, लिख के याद करना, ठीक है। इसमें शब्दार्थ में मुहावरे भी मिले हुए हैं, तो हम लोग मुहावरे को अलग आपको बता देते हैं। तो इसमें एक मुहावरा है, फूले न समाना। बाकी सब शब्द अर्थ हैं, शब्दों के अर्थ दिए हैं। एक मुहावरा है इसमें, फूले न समाना या फूला न समाना लिखा है इसमें। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहले कविता पाठ से करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वर्षा ऋतु। गर्मी का मौसम बीत गया, बरसात सुहानी आई है, जिस ओर नज़र उठ जाती है सुंदर हरियाली छाई है। इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में बताता है कि सबको वर्षा ऋतु सुहानी लगती है। सुहानी का अर्थ होता है बच्चों, मन को भाने वाली, मन को अच्छे लगने वाली। क्योंकि मैंने कारण बताया था, ग्रीष्म ऋतु में सभी जीव जंतु, चाहे वो पौधे हों, चाहे पंछी हों, चाहे मनुष्य हों, सभी गर्मी से परेशान रहते हैं। कुछ पानी की कमी हो जाती है, मौसम इतना गर्म हो जाता है कि कोई अपने काम भी ढंग से नहीं कर पाता। बाहर निकलने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस कारण जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, वो सबको सुहानी लगती है, मन को भाने वाली लगती है। और सब, मैंने बताया था, वर्षा का पानी पाकर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ भी हम देखने की कोशिश करें, जिस ओर भी नज़र उठाते हैं, हमें हरियाली दिखती है, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी मिला होता है। वे धुल भी गए होते हैं, धुल के साफ हो गए होते हैं। आगे अगला है हमारा, अब लू के गर्म झकोरों से मिल गई मुक्ति जड़ जीवों को, तन मन को सुख देने वाली चलती शीतल पुरवाई है। तो ये पहले जब गर्मी का मौसम था, जब लू चलती थी, तो क्या हुआ, सारे जीव परेशान रहते थे। लू क्या होती है बच्चों? गर्म हवा, जो गर्मियों में, जो अप्रैल मई जून, ये 3 महीने गर्म हवा चलती है।
तो उससे क्या हो जाता था, सारे जीव परेशान रहते हैं। पेड़ के पत्ते मुरझा जाते हैं, सब जीव धूप से गर्मी से परेशान रहते हैं। तो जब इसने कवि ने कहा है अब तो वर्षा ऋतु आ गई है, तो सबको किससे छुटकारा मिल गया है, मुक्ति मिल गई है, गर्म लू से। सबको, जड़ जीवों को बोलते हैं पेड़ एक ही जगह पे जड़े रहते हैं या खड़े रहते हैं, वो जगह नहीं बदल सकते, ठीक है। या फिर जिसमें जान न हो, हम लोग पेड़ों को कहते हैं कि वो जड़ जीव है, उसमें जान होती है। तो बहुत से जो जड़ जीव हैं जो एक जगह पे जमे रहते हैं, उनको जड़ जीव कहा जाता। तो उनको भी लू से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है। तन मन को सुख देने वाली चलती शीतल पूर्वाई है। वर्षा ऋतु की एक और खासियत होती है कि ठंडी हवा चलती है। अभी जहाँ पहले लू चला करती थी, लोग परेशान रहते थे, अब क्या हो गया, मौसम बदल गया। अब शीतल पूर्वाई चलती है। पूरब की तरफ से ठंडी हवा जो चलती है उसको पूर्वाई कहते हैं, पूरब से बहने वाली ठंडी हवा। तो अब मौसम एकदम अच्छा हो गया। अब गर्म हवा या लू नहीं चल रही है, बल्कि अब तो शीतल पूर्वाई चल रही है, पूरब से चलने वाली ठंडी हवा। और ये तन को भी सुख देती है और मन को भी। तन को क्यों? क्योंकि किसी को गर्मी नहीं लगती, सबको अच्छा लगता है। और मन क्योंकि सब जगह हरियाली फैल गई है, तो आदमी को तन और मन दोनों का सुख मिलता है। किसमें? वर्षा ऋतु में, शीतल पूर्वाई में। अगला चलते हैं। सूरज का जोर हुआ हल्का, बादल के दल उमड़े घुमड़े, पूरब की ओर उठी देखो, घनघोर घटा सुखदाई है। अब जो सूरज बड़ी तेज़ी से चमकता था, उसका बड़ा ज़ोर चलता था। ज़ोर मतलब उसके आगे सभी जीव हार जाते थे। तो उसका ज़ोर कैसे ख़त्म हो गया, कम हो गया? हल्का होना मतलब कम हो जाना। क्योंकि जब काले बादल आते हैं तो सूरज ढक जाता है, उसकी किरणें, उसकी गर्मी ज़मीन तक, धरती तक नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए कहा गया है कि सूरज का ज़ोर हुआ हल्का। बादलों के कारण अब सूरज में वो गर्मी नहीं रह गई, अब उसका ज़ोर पहले से कम हो गया है। किस कारण से? जो बादलों के दल होते हैं बच्चों, तुमने देखा होगा इधर से उधर वर्षा ऋतु में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लगता है कि उनका दल है, ग्रुप बना रखा है उन्होंने। तो वो उमड़ घुमड़ करके पूरा आसमान ढक लेते हैं। और पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर उठी देखो, घनघोर घटा सुखदाई है। और कहते हैं वर्षा पूरब से ही शुरू होती है। तो पूरब में देखेंगे तो काले बादलों की घटा मतलब काले बादल, और घनघोर मतलब, घनघोर का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। इतने काले बादल आ जाते हैं कि कभी कभी तो दिन में भी शाम जैसा अनुभव लगता है, इतना घना। घनघोर मतलब बहुत ही घना। तो वो बादल देखने से ही आदमी को अच्छा अनुभव होने लगता है, सुख का अनुभव होने लगता है। जैसे ही बादल देखता है कोई भी जंतु, मनुष्य, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, वो अब सुखी हो जाता है। क्योंकि उसको पता होता है कि अब बादल आए हैं, वर्षा होगी, और फिर सब लोगों को गर्मी से मुक्ति मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। पेड़ खड़े थे मन मारे, सूखे सूखे मुरझाए से, उनकी रग रग में जोश नया, प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। गर्मियों में पेड़ मन मार के खड़े थे, क्योंकि वे अपना जगह नहीं बदल सकते। वे कैसे हो गए थे? सूखे सूखे, उनको पानी की कमी थी, उनके पत्ते सूख रहे थे या मुरझा गए थे।
और वो बेचारे मन मारे खड़े थे। पेड़ों को क्यों बोला जाता है कि गर्मी में मन मारे खड़े थे? क्योंकि वे जा नहीं सकते, वे जड़ जीवों में आते हैं, ठीक है ना, जो एक ही जगह पे जड़े रहते हैं, या आम भाषा में हम लोग बोलते हैं खड़े रहते हैं। तो वो बेचारे मन मारे खड़े थे, उनके पत्ते सूख गए थे, कुछ मुरझा गए थे। अब क्या हुआ, वर्षा ऋतु के आने पे क्या उनको फ़र्क पड़ा? उनके रग रग में जोश नया, प्यारी वर्षा ऋतु लाई है, वे भी खुश हो गए, क्योंकि अब उनको पानी की कमी नहीं रहेगी। जो सूखे और मुरझाए थे वो सब सही हो जाएंगे। उनको भी वर्षा ऋतु, उनमें भी जोश ले आती है। हम लोग क्या कहते हैं, सभी जीव जंतुओं को तो देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, वर्षा ऋतु में सब खुश हो गए, जोश में आ गए। पेड़ भी उनसे अलग नहीं, पेड़ों को भी पानी मिलता है। वर्षा ऋतु में उनके पत्ते धुल जाते हैं, वे भी साफ हो जाते हैं। तो उनमें भी लगता है ये जो प्यारी वर्षा ऋतु है, उनमें भी, पेड़ों में भी, पेड़ के हर रग रग में, मतलब हर पत्ते में, हर कण में नया जोश आ जाता है। मतलब वे भी सुखी हो जाते हैं। पेड़ पौधे भी नहीं बचते, वे भी वर्षा ऋतु में सुखी हो जाते हैं और उनमें एक नया जोश आ जाता है। फिर एक बार आगे, अगला हमारा अगले पेज पे है, प्यासी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना, पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। प्यासी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना, पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। तो इसमें इसने बताया कि वर्षा ऋतु से धरती की प्यास बुझ जाती है। धरती की प्यास क्या होती है? जो नदी, तालाब, झरने, जिनमें पानी की कमी हो गई थी, धूल उड़ा करती थी, अब वो बात नहीं है। सबको तालाब और नदियों में, झरनों में, सब जगह पानी हो जाता है। तो धरती की प्यास एक तरह से वर्षा ऋतु से बुझ जाती। और क्या होता है? नदियों का वेग हुआ दूना, नदियों का धीरे धीरे गर्मी में क्या होता है, वेग घटता जाता है। नदियाँ तो बहती हैं तो उनका वेग होता है धीरे धीरे कम होता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो वो बड़ी तेज़ी से बहती हैं, तो 2 गुना हो जाता है। आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि डबल हो गया, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 गुना। तो नदियों का जो वेग है, वेग को क्या बोलते हैं, गति। हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग को गति, चाल, बहाव। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो वो क्या हो जाता है, दुगना हो गया। पर्वत धुल धुल कर साफ हुए। पर्वत क्या होते हैं, पहाड़। जब गर्मियों में बड़ी धूल उड़ती है, लू चलती है, आंधी आती है, सब जगह धूल धूल हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा, घरों में भी जब आंधी आती है तो सब धूल फैल जाता है। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती है तो पर्वत, पहाड़ सब जगह धुल जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। धूल पानी के साथ, वर्षा के पानी के साथ बह जाती है, और चाहे वो पेड़ हो, चाहे पर्वत हो, सब साफ दिखाई देने लगते हैं। वातावरण भी साफ हो जाता है, ठीक है। झरनों की धुन मन भाई है। जो झरने बहते हैं पहाड़ी जगह पे, पहाड़ों पे झरने होते हैं, जब उनमें पानी बढ़ जाता है तो बड़ी शोर करते हुए बहते हैं, और वो शोर, वो जो पानी का शोर होता है, सबको अच्छा लगता है। वो जो शोर होता है पानी बहने का, पत्थरों पे जब पानी गिरता है, वो भी मन को भाता है, मन को अच्छा लगता है। अगले पे चलते हैं। बगिया के फूलों को देखो, बगिया के फूलों को देखो, मन में फूले न समाते हैं, गुल मेहंदी छटा दिखाती है, पर सूर्यमुखी शर्माई है। तो जो बाग बगीचे होते हैं जो माली लगाता है, उनमें भी जान आ जाती है। माली कितना भी पानी देता है गर्मी में, वो पौधे मुरझाए ही रहते हैं, क्योंकि इतनी लू चलती है कि शायद पानी की कमी पूरी नहीं कर पाता माली। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो फूल होते हैं, फूल, वो इतने खुश हो जाते हैं
धुल जाने के कारण, पानी की अब कोई कमी नहीं रह जाती, कुछ मौसम ठंडा हो जाने के कारण भी फूल बहुत सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। कारण क्या है कि वो जल्दी नहीं मुरझाएंगे। गर्मियों में फूल कुछ घंटे में ही मुरझा जाते हैं। सुबह खिलते हैं, 12 बजे तक ही सब अधिकतर फूल मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि लू चल रही होती है, बहुत तेज़ सूरज की रोशनी पड़ रही है, बहुत गर्मी है। तो सबसे ज़्यादा खुश खुश कौन होता है? बगिया के फूल। और खुश, और दूसरा चीज़ है फूले न समाते, एक मुहावरा है। फूले न समाते बच्चों क्या है? एक मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा वो शब्दों का समूह होता है जो शब्द का अर्थ से अलग हट के अर्थ देते हैं। ठीक है, तो फूले न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। फूले न समाना एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो बगिया के फूल भी क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। मैंने कारण बताया कि अब वे मुरझाते नहीं हैं, अब वो धुल के साफ़ हो गए हैं, अब वातावरण ठंडा हो गया। गुल मेहंदी छटा दिखाती है पर सूर्यमुखी शर्माई है। तो बरसात में गुल मेहंदी का जो फूल होता है वो सबसे सुंदर लगता है। वो बरसात के मौसम में ही खिलता है और उसकी छटा, उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। और सूर्यमुखी शर्माई है, जो सूरजमुखी जो गर्मियों के मौसम में खिलता है, वो बरसात में झुक जाता है। उसका सर देखा जाए तो ज़रा सा झुक जाता है, तो लगता है कि वह शर्मा रहा है। तो ये था हमारी इन पंक्तियों का एक, ये बचा है हमारा चलने से पवन झकोरों के, चलने से पवन झकोरों के टप टप गिरते हैं आम पके। वर्षा ऋतु में घर से ज़्यादा अच्छी लगती अमराई है। तो इसमें मैंने बताया कौन सी पवन चलती है, हवा। हमने शुरू में बताया था शीतल पुरवाई चलती है। तो जो हवा चलती है, पवन का अर्थ होती है हवा, ठीक है ना। तो बताया था वर्षा ऋतु में पुरवाई, जो पूरब से चलने वाली ठंडी हवा को पुरवाई कहते हैं, कविता में लिखा भी था। तो जब हवा चलती है तो जो पके हुए आम होते हैं वो बिना तोड़े भी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। नहीं तो बच्चों, आम तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी ऊंचाई पे लगे होते हैं। उनको तोड़ने के लिए कोई तोड़ भी नहीं सकता, काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में ऐसी बात नहीं होती, आम पक जाते हैं और ज़रा से हवा चलने पे ही वे टप टप करके गिरते हैं। एक गिरने की आवाज़ को बोला है टप टप, तो बिना तोड़े ही वे गिर जाते हैं। वर्षा ऋतु में घर से ज़्यादा अच्छी लगती अमराई है। अमराई का अर्थ होता है बच्चों आम का बगीचा। तो इसीलिए हर कोई वर्षा ऋतु में आम के बाग में जाना पसंद करता है। आम के बगीचे में क्यों जाना पसंद करता है? एक तो शीतल हवा चल रही होती है, मौसम सुहाना हो जाता है, लोग घरों में बंद थे गर्मी के कारण, वे सब बाहर आ जाते हैं। और खाने के लिए क्या मिलता है? पके हुए आम, वो भी बिना तोड़े हुए, बिना परिश्रम के आम, पके हुए आम गिर जाते हैं तो बच्चे उन पके हुए आमों को उठा लेते हैं। तो वे इसीलिए घर से ज़्यादा उनको अब क्या अच्छा लगता है? आम का बगीचा। क्योंकि घर में बंद रहते रहते वे बोर हो गए थे। अब वे क्या करते हैं? आम के बगीचे में जाते हैं, वहाँ पवन के झकोरे, जो शीतल हवा होती है वो मिलती है, मन को अच्छा लगता है, देखने में हरियाली मिलती है, और खाने के लिए पके हुए आम मिलते हैं, वो भी बिना तोड़े। तो ये था हमारी कविता। इन इसके कवि हैं बच्चों निरंकार देव सेवक। कवि वह व्यक्ति होता है जो कविता की रचना करता है, कविता लिखता है। तो इसीलिए जब भी कविता ख़त्म होती है तो हम लोग देखेंगे कि कवि का नाम लिखा होता। तो ये कविता किसने लिखी बच्चों? वर्षा ऋतु कविता जो है उसके कवि कौन है? निरंकार देव सेवक।
अब हम चलते हैं अपने शब्द अर्थ पे। तो हमने कविता नोटबुक में लिख ली, हमने वर्षा ऋतु पे भी चित्र बना लिया, हमने कविता याद कर ली। अब हमें नोटबुक में शब्द अर्थ और मुहावरे लिखने हैं। इसमें एक मुहावरा अलग से हम लोग लिख देते हैं, अलग करके लिखते हैं। शब्दार्थ और मुहावरे दोनों मिले हुए हैं ना, तो इसमें मुहावरा एक ही है, फूले ना समाना। मैंने आपको बताया मुहावरा वो शब्दों का समूह होता है जो शाब्दिक अर्थ ना दे के कुछ अलग अर्थ देता है। ठीक है, तो फूले ना समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। बाकी हम लोग देखते जाते हैं। झकोरा, हवा का झोंका, घटा, काले बादल, मुक्ति, छुटकारा, मन मारे, उदास, जड़, जिसमें जान न हो, वेग, गति, चाल या बहाव। ये तीनों सही हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए तब आप इन तीनों को भी लिख सकते हैं या कोई एक भी लिखेंगे तभी भी सही होगा। तो वेग का था गति, चाल या बहाव। तन का अर्थ होता है शरीर। पर्वत हम लोग जानते ही हैं, पहाड़। शीतल का अर्थ होता है ठंडी। फूले ना समाना मुहावरा है, इसको हम अलग लिख देंगे, ठीक है ना। उस ग्रुप में मत लिखना शब्दार्थ वाले में, इसको अलग लिख देंगे, मुहावरे को छांट के अलग लिख देते हैं। फूले ना समाना मुहावरा है, उसका अर्थ है बहुत खुश होना। छटा, छटा का अर्थ होता है शोभा, सुंदरता। पवन हम जानते हैं, पवन का अर्थ है हवा, तो पवन का अर्थ हवा है। अमराई, आम का बगीचा। हाँ तो बच्चों, हम मौखिक प्रश्न एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इनको लिखना नहीं, मौखिक प्रश्न जो है हमें वे लिखेंगे नहीं हम, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं लिखित प्रश्न आपको भेज दिया हूँ, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बरसात का मौसम किस मौसम के बाद आता है? हमने बताया था कविता में, बरसात का मौसम गर्मी के मौसम या ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है। जैसे वर्षा ऋतु है तो गर्मी के मौसम को हिंदी में ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु कब शुरू होता है? ये अप्रैल से ही शुरू हो जाता है बच्चों, अप्रैल, मई, जून। और जून एंड से हमारे यहाँ वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, जून एंड से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने वर्षा ऋतु का होता है। तो इसमें हमें क्या लिखना था, क्या पूछा है? बरसात का मौसम किस मौसम के बाद आता है? तो हम लिखेंगे बरसात का मौसम गर्मी के मौसम के बाद आता है। बरसात का मौसम गर्मी के मौसम के बाद आता है। अगला प्रश्न है हमारा ख, जड़ जीवों को किससे छुटकारा मिल गया है? तो मैंने बताया था जड़ जीव, पेड़ जो एक जगह जड़े रहते हैं, जो हिल नहीं सकते, उनको जड़ जीव कहा जाता। तो उनको किससे छुटकारा मिल गया था? गर्मी से। ठीक है, उनको लू के गर्म झकोरों से। लू मैंने आपको पहले ही बताया था, गर्मियों में गर्म हवा जो चलती है उसको लू कहा जाता। तो जड़ जीवों को लू से छुटकारा मिल गया था। लू गर्म हवा होती है जो गर्मियों में चलती है। तो इसका उत्तर हम बच्चों ख का, जड़ जीवों को किससे छुटकारा मिल गया है? लिखेंगे जड़ जीवों को लू से छुटकारा मिल गया है। पेड़ों पर, अब अगला प्रश्न चलते हैं। पेड़ों पर बरसात का क्या असर हुआ? हाँ, हमने किया था कविता में, हमने देखा था कि बेचारे पेड़ सूख गए थे, मुरझा गए थे। ठीक है, तो बरसात आने पे क्या हुआ, उनमें, उनके हर पत्ते में, रग रग में नया जोश आ गया। हमने एक बताया था आपको। तो हम इसका क्या उत्तर लिखेंगे? लिखेंगे पेड़ों
बरसात आने पर पेड़ों की रग रग में नया जोश आ गया। कविता में यही लिखा था ना। तो बरसात आने पर पेड़ों की रग रग में नया जोश आ गया। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न थे। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। बरसात का मौसम गर्मी के मौसम के बाद आता है। ये लघु प्रश्न है बच्चों। ये जो है मौखिक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, आता है, और एक वाक्य में हमें इसका उत्तर देना होता है। एक शब्द में नहीं, कुछ बच्चे एक शब्द लिख देते हैं तो गलत है, पूरा वाक्य लिखना है हमें। ऐसे मत लिख देना कि बरसात का मौसम किस मौसम के बाद आता है, बच्चे लिख देते हैं गर्मी। ये गलत है। हमें लिखना है बरसात का मौसम गर्मी के मौसम के बाद आता है, पूर्ण विराम लगाना है फिर। तो पूरा वाक्य लिखना होता है। अगला है हमारा, जड़ जीवों को किससे छुटकारा मिल गया है? जड़ जीवों को लू से छुटकारा मिल गया है। जड़ जीवों को लू से छुटकारा मिल गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पेड़ों पर बरसात का क्या असर हुआ? बरसात आने पर पेड़ों की रग रग में नया जोश आ गया। बरसात आने पर पेड़ों की रग रग में नया जोश आ गया। अब चलते हैं हम लिखित प्रश्न। वैसे मैंने आपको प्रश्न लिख के भेज रखा है, लेकिन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। वर्तनी की गलती ना हो, वाक्य गलत ना हो, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने इसको आपको भेज दिया है, आप जानते ही हैं। बरसात का मौसम आने पर चारों ओर क्या दिखता है? ये हमारा लिखित प्रश्न है। बरसात का मौसम आने पर हमें चारों ओर क्या दिखता है? तो एक बार इसी को फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आज हमने क्या क्या किया फिर उसको बता देते हैं। हमने वर्षा ऋतु कविता की व्याख्या की, उसका अर्थ आपको आज समझाया। कविता पाठ किया। कविता पाठ मतलब कविता को पढ़ना। कविता पाठ हिंदी में कविता को पढ़ने को कहा जाता। उसके बाद हमने आज कविता भी याद की। कविता पाठ करने से ही कविता याद होती है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक आपको चित्र बनाना था। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कोई मुश्किल वाला चित्र बनाओ। चित्र आप कुछ भी बना सकते हो जो बुक में है, उसके अलावा भी। ये नहीं कि आपको बच्चा बनाना है, आम का पेड़ बनाना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बादल बना सकते हैं, बादल, काले बादल बना सकते हैं, और वर्षा हो रही है ये बना सकते हैं हम लोग, और उसमें रंग भरना। चित्र बनाने के बाद क्या काम है? उसमें रंग भरना है। और फिर आगे चलते हैं। हमने आज शब्दार्थ और मुहावरे लिखे। इसमें एक ही मुहावरा था, बाकी सब शब्दार्थ थे। तो उनको हम लोगों को मुहावरे को अलग लिखने के लिए मैंने बोला है, ठीक है ना। शब्दार्थ एक जगह लिखेंगे और फिर मुहावरा अलग। इसमें एक ही मुहावरा था, फूला ना समाना। अर्थ होता है बहुत खुश होना। उसके बाद हमने अपने मौखिक प्रश्न किए। मौखिक प्रश्न को नोटबुक में नहीं लिखना है। इतना आसान होता है कि हमने आपको बता दिया, एक वाक्य में होता है। इसका उत्तर हमेशा वाक्य में देना है, एक शब्द में नहीं देना है, ठीक है। तो ये था हमारा पहले पाठ का मौखिक प्रश्न। कल हम इसके लिखित प्रश्न करेंगे। वैसे मैंने फिर बता देता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है, मैं इसको फिर से भेज दूँगा। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं उनको फिर से भेज दूँगा। कल हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लिखित प्रश्न को डिस्कस करेंगे।